8वीं का एग्जाम हुआ तो बोर्ड का एग्जाम था, मुझे उस दिन याद है, मैं रिजल्ट लेके जब उनके पास आया, वो रोने की अवस्था में ऐसे बैठ गए मेरा रिजल्ट देखकर, क्योंकि गणित में, मैथमेटिक्स में 100 में से मेरे 99 आए थे। मैंने कहा मैं सोचेगा आशीर्वाद देंगे। वो कहते मैं सर क्या हुआ, मैं तो पैर छुए थे उनके, मैं कहा सिर पे हाथ रखेंगे, हाथ रखेंगे, यूं बैठ गए। कहते नवनीत बेटा मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे पढ़ाने में कहां कमी रह गई कि तेरे जैसे बच्चा 99 पर रुक गया। ये होता है टीचर। टीचर वो होता है जो 99 पर भी खुश नहीं होता। खुश तो होता है अंदर से, लेकिन बताता नहीं कि वो लक्ष्य देता है आपको। स्कूल बदल गया मेरा, 9th 10th कहीं और स्कूल से हुई, लेकिन उनका आशीर्वाद रहा। मेरे को दर्द, उनकी आंखों में वो पानी हल्का सा दिखा था। मैंने उनका संकल्प पूरा किया। जब 10th का एग्जाम हुआ, 150 का फिर बोर्ड का एग्जाम था, 150 में 150 ही आए। लेकिन इससे मजेदार बात जो हमारे अध्यापकों की काम की है, उसमें तो थोड़े मेरे नंबर बन गए कि 150 नंबर मैंने लिए, प्रेरणा उनकी रही होगी, लेकिन जो काम की बात है वो बताओ, अब बताऊंगा आपको। 9th में जब स्कूल बदल गया, माहौल बदल गया, पढ़ाने वाले बदल गए, तो पढ़ाने का स्टाइल अलग था। उनका परफेक्शनिस्ट स्टाइल था। वो जब मूलधन से ब्याज की तरफ चलते थे, लिखवाते थे कि मूलधन इतना, दर इतनी, समय इतना, जो भी था निकालना, ये क्वेश्चन मार्क, फिर लिखते थे मूलधन से ब्याज की ओर ब्रैकेट में, यानी कि मुझे पता है मुझे क्या निकालना है, लिखना है, एग्जामिनर को बताना है कि मुझे पता है। और फिर सब आंसर निकल गया, 5 आ गया तो 5 से आंसर नहीं लिखना है, अतः ब्याज 5 रुपए है, मुझे आंसर भी पता है। मतलब ऐसा डंडा रखते थे कि कहीं चूक हो गई तो 99 हुए। तो खैर 9th में जब मैथ्स में दिक्कत आने लगी तो मैंने उनके पास गया। मेरे निकट ही घर के वो स्कूल था जहां वो अभी भी आते थे। मैं ज्यादा कदा दिख जाते थे, पांव छूता था उनके, प्रणाम आशीर्वाद लेता था उनका। तो एक दिन मैंने उनसे कहा, मैं सर वो थोड़ा सा आपकी हेल्प चाहिए। कहते बेटा बताओ। मैं सर 9th का मैथ्स ना थोड़ा लेवल भी डिफरेंट हो गया है, दिक्कत कर रहा है, थोड़ा आपकी गाइडेंस चाहिए। मैं जिसको मैथमेटिक्स का भगवान जानता था, गणित का, उसका उत्तर सुन के मैं धराशायी हो गया, जमीन निकल गई पांव से। कहते बेटा मुझे 9th का मैथ्स नहीं आता। 9th का मैथ्स नहीं आता, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन उस दिन मुझे समझ में आया, शर्म इस बात की नहीं मुझे क्या नहीं आता, गर्व इस बात का होना चाहिए कि जितना मुझे आता है उतना बेस्ट आता है। क्या नहीं आता ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या आता है वो किस लेवल का आता है वो महत्वपूर्ण है। कि 8वीं में उससे बढ़िया टीचर मैंने नहीं देखा। फिर एक बार ये भी घटनाक्रम हुआ मेरा। अब ये तो घटना तब की है जब मैंने प्रोफेसर के वो मैंने पार्टी का जिक्र किया, उनको बुलाया, तो वो तो थे नहीं, नेचुरली वो 40 साल पुरानी बात हो गई थी। मैं उनके घर गया, घर ढूंढ लिया, जब इच्छा होती घर ढूंढ लेता है इंसान। मैंने पूछा वहां जाके, मोहल्ले में दुकान थी, मैं कि यहां सबसे पुराना आदमी कौन रहता है। वो कहते वो निकले बाबूजी, ये सबसे पुराने इस घर में। मैं उनके पास गया, मैं बाबूजी एक मिनट, कहते मैं कहा मास्टर, मैं नाम लिया फलां कंवर राम जी रहते थे। कहते हाँ बेटा वो उनके बेटे रहते हैं, वो आगे गली में जाओगे लास्ट मकान है, क्योंकि कोठियां बन गई, सारा नक्शा चेंज हो गया 30 साल में। लेकिन आई रीच्ड, नॉक किया, पूछा मैं क्या आप कंवर राम जी बेटे? कहते हाँ। मैं क्या मैं उनका शिष्य हूँ। कहते क्या चाहते हैं? मैं गिफ्ट लेने आया हूँ। काहे की? मैं प्रोफेसर हो गया हूँ। तो कहते आप प्रोफेसर हो गए तो गिफ्ट मैं क्यों दूं? मैं कह आप हार्ट पेशेंट हैं, उन्होंने बता दिया था हार्ट पेशेंट है, आप नहीं आ पाएंगे, मुझे पता है। मुझे गिफ्ट ये चाहिए कि मास्टर जी की कुछ दो बातें मत सुना दो, 2 बातें बता दो जो मैं शेयर कर सकूं। पहली बात उन्होंने बताई, मैंने शेयर भी किया कि फिर वहां नहीं, कहीं बहुत जगह शेयर की, आपके बीच भी कर रहा हूं। पहली बात बताई कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, अपनी बात बताने लगे, तो जब मैं 9th में आया तो मेरे पिता ने कहा मेरे मास्टर को, मैथ्स वाले को, कि इसको मेरी क्लास में भेज दो। मैंने बड़ी मिन्नतें की मास्टर जी की कि मास्टर जी आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पिताजी के पास जाने का मतलब ये जाएगा सेंस कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, आप मना कर दीजिए, मैं आपके पास ही पढ़ूंगा, कि मुझे पता था मेरा क्या होने वाला है वहां पर। तो मास्टर जी ने कहा कि मैं उनका सत्कार करता हूं, मैं उनको मना नहीं कर सकता हूं। और कहते फिर मैं वहां गया और वही हुआ जो होना था। खूब धुनाई हुई मेरी, खूब पिटाई हुई, और मैं छित छित के पढ़ा। तो कहते एक दिन मास्टर जी ने पूछ लिया मेरे पिता से कि आप इसकी पिटाई क्यों करते हैं इतनी? उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। कहते जब मैंने आपसे कहा था इसको भेजना, तब तो मुझे मालूम था कि मेरा बेटा है, लेकिन जब ये क्लास में बैठ जाता है तो मैं भूल जाता हूं कि मेरा बेटा है। तो कहते आप दूसरे बच्चों की पिटाई क्यों करते हैं? कहते मैं इसलिए करता हूं कि मैं भूल जाता हूं कि मेरे बच्चे नहीं है, वो सब भी मेरे बच्चे हैं।
इस आत्मीयता से पढ़ाओगे ना अगर, तो आपसे बेहतर टीचर ढूंढे नहीं मिलेगा। संबंध बना के पढ़ाइए। छोटा बच्चा है तो भाई बनाइए, बेटे की उम्र है तो बेटा बनाइए, बेटी की उम्र है तो बेटी बनाइए, बहन की उम्र है बहन बनाइए। कोई रिश्ता महसूस कहिए मत, हो तो नाटक लगे, वो महसूस यही कीजिए कि मेरा छोटा भाई होता, मेरी छोटी बहन होती तो मैं उसको कैसे लायक बनाता। इस भाव से पढ़ाइएगा तो लेवल अलग आएगा। मैं कहा एक और गिफ्ट दे दीजिए। कहते एक बार हम रजिस्ट्री कराने गए जमीन की, पिताजी मेरे साथ थे वहां पर। रजिस्ट्रार ने कहा कि तुम्हें एनएससी को लेनी पड़ेगी, वो सरकारी कुछ एफडी करानी पड़ेगी तो जो होगा, एक कोई कानून था उस समय, ऐसे नहीं हम रजिस्ट्री करते। हमारे पर रजिस्ट्री के पैसे बड़ी मुश्किल इकट्ठे हुए थे मांग तांग के। अब हम एनएससी कहां से कराएं, वो एफडी कहां से कराएं, जो कहते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करो इसके अंदर। हम खड़े 2 घंटे से कोई पूछने वाला नहीं, बताने वाला नहीं। इतने में एक शख्स आया, उसने मेरे पिताजी के पांव छुए और उसने कहा कैसे खड़े हैं। हम उसको बता दी, हम हर एक को रो रहे थे अपने रोना। उसको बताया कहते मैं कोशिश करता हूं। ये लेके कागज ले गया, अंदर गया और साइन सुन करा के सब काम करते जाओ, साइन हो जाएंगे, हो गया काम डन। जिस काम के लिए 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे 2 मिनट में हो गया। और मैंने पिताजी पूछा काम तो हो गए। मैं वो कहां गया? कहते पता नहीं कहां गया वो। कहते कौन था वो? कहते मुझे क्या पता कौन था वो। कहते आपने थैंक यू तक नहीं कहा उसको। तो पिता ने मेरे से कहा कि बेटा चलता फिरता तो कोई पैर पकड़ेगा नहीं मेरे आके, इतनी अकल तो तुम भी बरत सकते हो कि मेरा विद्यार्थी होगा। और वो विद्यार्थी यहां रजिस्ट्रार बना बैठा होता तब भी मेरा काम नहीं करता हो। वो काम मेरा इसलिए करवा गया, वो अपनी विद्यार्थी की ड्यूटी इसलिए पूरी कर गया ठीक से कि जब मैं उसका अध्यापक था तो मैंने अपनी ड्यूटी ठीक से पूरी की थी। जो समय था वो पूरा हुआ। बस मैं अपने लिए इतनी कामना करना चाहूंगा कि एक अध्यापक से जो उम्मीद की जाती है मैं वो पूरा कर सकूं, और आप जो अध्यापक हैं या बनने जा रहे हैं, आपसे जो आशा की जाती है, ये देश जो आपसे उम्मीद करता है, जिन बच्चे आपके पास आते हैं जो वो उम्मीद करते हैं, उनके माता पिता करते हैं, पूरा देश देख रहा है आपको, आपकी तरफ निगाह किए हुए है कि आप अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएं। ऐसी शुभकामना आप सबके लिए। आप सबका धन्यवाद। शुभ हो आपका। कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, आपने अपने टॉक का शुरुआत ही किया था कि एक्सीलेंस एक डेस्टिनेशन नहीं है, एक नेवर एंडिंग जर्नी है। तो फिर हर मनुष्य की जीवन के किसी भी पड़ाव में एक्सीलेंस का कोई लेवल तो होगा। आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, हैप्पीनेस में आपने बहुत सारा काम किया है, मोटिवेशनल स्पीकर है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो भी हम लोग यहाँ बैठे हैं, जीवन के किसी भी उम्र में है, किसी भी पड़ाव में, तो हम तो किसी की एक्सीलेंस के लेवल को पर्सनली आकलन करना चाहें, दूसरे का करना चाहें तो कैसे करें? जब तक अपने एक्सीलेंस का लेवल के बारे में आकलन नहीं होगा तो आगे क्या प्रोग्रेस करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे पता चलेगा? मैं गुलदस्ता देख रहा था कि फूल अलग अलग साइज के हैं, एक साइज के हैं। इसमें लगभग एक साइज के हैं, लेकिन किसी गुलदस्ते में आपने देखा होगा अलग अलग साइज के फूल भी होते हैं बगीचे में, है ना। चमेली का इतना, गुलाब का इतना, डेलिया का इतना। चमेली के लिए वो एक्सीलेंट है, चमेली को डेलिया नहीं बनना। डू योर बेस्ट, जितनी आपकी योग्यता है, जितनी आपकी क्षमता है, उसको छुपाना नहीं है, अपना बेहतरीन देना ही एक्सीलेंस है। इट्स नॉट ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट। हम कंपैरिजन करते हैं चीजों में, प्रमोशंस में और चीजों में, अलग चीज है, लेकिन एक्सीलेंस की तसल्ली सबसे ज्यादा आपको खुद को होनी चाहिए। आपका दिल आपका साक्षी है सबसे बड़ा, और आपने कुछ छुपा के नहीं रखा। मैं पूरे विश्व का कल्याण नहीं कर सकता कि मैं इतना बड़ा नहीं हूं, मुझे पता है, लेकिन मैं अगर 200, 500, 1000 का, 10 का, 20 का, 50 का, जितनों का भला कर सकता हूं, जितनों को टच कर सकता हूं, मैं उतना रोल तो ठीक प्ले करूं। एक व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात कही थी, पहाड़ से उतर रहा था, अंधेरे का समय था, तो दीपक लेकर आ रहा था। तो सामने से व्यक्ति गया कि तो रात के अंधेरे में आप चले जा रहे हैं और इतने प्रकाश के साथ दीपक, कहते चलने के लिए मुझे इतना ही बहुत है इतने से मेरा काम चलता है, मुझे बहुत 2 किलोमीटर हो देखना, बड़ी टार्च लेके आऊं मैं। तो जितना भी आप हैं, दीपक का रोल दीपक पूरा करे, बड़े का रोल बड़ा पूरा करे। आप अपनी कैपेबिलिटी से
एफिशिएंसी की बात है सारी, कि जो भी इंजन है वो कितना एफिशिएंट है, कितनी इनटेक है, कितनी आउटपुट है। तो आप अपना बेस्ट दें, जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं वो उचित रहेगा, दूसरे से कंपटीशन नहीं है इसमें। सर एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। आपके वक्तव्य में आपके गुरुजनों के प्रति जो श्रद्धा का भाव है वो स्पष्ट दिख रहा था। तो मेरी जिज्ञासा सर ये है कि ये भाव आप जब बचपन में विद्यार्थी थे 8th 9th के टाइम पे, तब से वैसा ही था, या जीवन में आपके कोई विशेष घटना हुई या बाद में डेवलप हुआ, या शुरू से आप ऐसे ही थे? अब आप पूछें तो मेरा बताना फर्ज बन जाता है। ये घटना 1940 की है। आप हैरान हो रहे हैं, 1940 मेरी उम्र नहीं लग रही होगी आपको। मेरे श्रद्धेय नाना जी एक ऐसे टीचर के संपर्क में आए जो भावों के पुंज थे, और जो हायर फीलिंग्स की हम बात करते हैं उसका वो स्रोत थे मेरे श्रद्धेय नाना जी। और मेरे पिताजी भी बाई चांस फिर 1955 में उनके संपर्क में आए, उसी शिक्षा के, उन टीचिंग्स के। तो ये सब चीज जुड़ते जुड़ते फिर उनका विवाह हुआ। फिर मैं इस संसार में 1967 में आया, 67 में। तो मुझे बीज रूप में ये भावों का पुंज मिला, और मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे वो बात, फिर वो वातावरण समझ में आ गया, मैं उससे जुड़ता चला गया। तो उसी चीज को प्रसारित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए बेटर लाइफ के नाम से सेंटर है रुड़की में, जिसमें हम जीवन विज्ञान सिखाते हैं, साइंस ऑफ लाइफ, साइंस ऑफ फीलिंग्स। उसके वर्कशॉप्स होती हैं, और एक कुछ सुन लेता है, सीख लेता है, 2 दिन का भी, 1.5 दिन का भी, तो एक बार तो कहीं और पहुंच जाता है। अब वो कितना चलता है उसके ऊपर वो अपने अपना योग्यता होती है, कितना फिर रिचार्ज करवाता है बैटरी को। तो आई एम लकी, आई एम हम्बल इनफ कि सीखा बहुत है, शायद उतना नहीं सिखा पाया जितना स्कोप है। आप जैसे को साथ मिलेगा तो देखिए और भी अच्छा हो। थैंक यू सर। थैंक यू। ओम सर। सर्वप्रथम तो आपका आज का उद्बोधन बहुत ही उम्दा था, बहुत ही सराहनीय था। और एक बार हमारी पूज्य दीदी ने हमें कहा था कि अगर किसी का उद्बोधन सुन के आपकी आंखों में अश्रु आ जाएं तो इसका मतलब आपने उसको दिल से ग्रहण कर लिया। और इस उद्बोधन के दौरान कई बार मेरी आंखों में अश्रु आए, तो इसके लिए मैं आपकी धन्यवाद आपको ज्ञापित करती हूँ। और सर मेरा प्रश्न ये था कि आजकल टीचिंग का जैसे एक प्रश्न नहीं है, एक ऐसे कंसर्न टाइप है कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन हो गया है कि हम ये मानते हैं कि वो ये नहीं कर पाया तो चलो टीचर बन जाते हैं, ये नहीं हुआ, वहाँ मन नहीं लग रहा था उसमें करने में, तो चलो अब टीचिंग में आ जाते हैं। तो ये एक क्राइटेरिया, एक ऐसा सिनेरियो कैसे स्थापित हो, क्योंकि जीन्स से तो कोई टीचर नहीं है। तो जहाँ तक मतलब मैं ये मान के चलती हूँ कि टीचर एक ऐसी लाइन हो गई है कि शिक्षक उसमें आने के बाद शिक्षक रूप में ढलता है, पूर्व से वो शिक्षक जैसा नहीं होता। उसमें मानवीय मूल्यों का भी आभास हो सकता है, उसके अंदर और भी चीजें हो सकती हैं, अपने टॉपिक से भी वो कमांड नहीं हो सकता, तो वो आने के बाद उसमें एक्सपीरियंस लेता है। तो क्या ऐसा कुछ सिलेक्शन में कुछ चेंजेस होने चाहिए जिससे पता चल पाए कि मतलब वो इसको एक टेस्ट के तौर पे ना ले टीचर की, अब हम तो टेस्ट कर रहे हैं, 2-1 साल देखेंगे, ऐसे पढ़ाएंगे तो देख लेंगे जो भी चीज फिट होगी। तो ऐसा कुछ पूर्व से ही हो जिससे बच्चों को स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर, स्टार्टिंग ऑफ द क्लास एक अच्छा शिक्षक और एक अच्छी कुछ प्रोडक्टिविटी मिले। मैं जहाँ तक अपना सवाल बताऊं आपको, मैं इसको कहा करता हूं कि आप आए हैं या लाए गए हैं। सत्संग भी करवाता हूं, जब लेक्चर्स देता हूं, सत्संग कह लें उसको या टॉक कह लें, मोटिवेशनल टॉक कह लें, कुछ नाम कुछ भी दे दीजिए, मकसद तो एक ही है कि उसके जीवन के स्तर को ऊपर उठाना। तो कई लोग आते हैं, उनको पता होता है कि हम आए हैं इस काम के लिए, और कई लाए जाते हैं। तो टीचिंग प्रोफेशन में अपना बता सकता हूं कि मैं आया हूं, लाया नहीं गया। लाया मतलब कोई धक्का मार के, परिस्थितियां या मजबूरी, किसकी ये नहीं हुआ, फिर ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये, बल्कि सब कुछ था, सब कुछ छोड़ के आया हूं। तो एक इसका टेस्ट कैसे करें बच्चे? अगर आपको बताने को मन करता है, शेयर करने का मन करता है, और जो डिफिकल्टीज आपको खुद को आ रही हैं, जब बताना शुरू कर दें तो वो हल होने लगती हैं, तो समझो आप टीचर बनने लायक हैं। कई बार होता था मुझे क्वेश्चन नहीं आता था, मैं कहता आ तेरे को समझाऊं, जब मुझे बताता नहीं है, मेरे को आ निकालता हूं, जबकि मुझे निकला नहीं है। और जब मैं निकालने की कोशिश किसी को समझाने ढंग से करता था तो निकलने लगता था। तो मुझे वहीं से समझ में आया कि आई शुड बी अ टीचर है ना। तो ये तो ये है। दूसरा ये है कि अगर हम एक सम्मानजनक जीवन जिएंगे, है ना। देखिए मेरी वाइफ MSc MPhil PhD सारी डिग्रियां उन्होंने IIT रुड़की से की हैं। वो प्रोफेसर हैं गुरुकुल कांगड़ी में, सर से परिचित हैं। वो कहती हैं कि मेरे को बचपन में मिली कोई थी लेडी, ऐसे नाम था कुछ, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, माई थी वो बनने का मन करता था, क्योंकि वो स्कूल में
टॉफियां बांटती थी। तो मुझे लगता है इसमें बहुत सारी टॉफियां हैं, कितनी अमीर है। अब बच्चे का बाल मन देखिए आप कि वो माई बनने का मन कर रहा है कि उस पर टॉफियां बहुत हैं, और वो मैं इस हाई टॉफी मेरे पास आ जाएंगी जब मैं इस पोस्ट पे आ जाऊंगी तो, है ना, बचपन का मन। तो बच्चों के अंदर हम सबकी जिम्मेदारी है। मैंने 20 बच्चों को मोटिवेट कर पाया हूं अच्छा टीचर बनने के लिए, जो आज भी कहते हैं कि हमने टीचर कैसे बनना है, और संकल्प आपको देख के लिया। ठीक है, तो मेरा मानना है कि हम सब अगर अपने प्रोफेशन के साथ न्याय करेंगे और एक बेहतरीन टीचर बनेंगे और एक रोल प्ले करेंगे टर्निंग पॉइंट का, तो उनको भी प्रेरणा होगी कि यही एक प्रोफेशन है जिससे बहुत कुछ सोसाइटी के लिए, समाज, देश प्रेम जगाइए। और देश प्रेम का एक तरीका यह है, एक तो फौज में आगे लड़ी, वो लड़ाई है, वो दिखती है, लड़ाई ये भी कम नहीं है ना, क्योंकि हर कोई फौज में नहीं जा सकता, हर एक की बॉर्डर पे जरूरत भी नहीं है। मैं एक अक्सर चीज कहा करता हूं, आपसे भी शेयर करूंगा, ईमानदारी से बताइएगा मेरे को अब आप, है ना, कहते हैं ईमानदार होना बहुत जरूरी है शेयरिंग के टाइम। भगत सिंह का सत्कार देशभक्त के रूप में, उसके सेक्रीफाइस के रूप में कितने लोग करते हैं? जेंट्स में बताइए, भगत सिंह का सत्कार सब करते हैं? अच्छा, लक्ष्मीबाई का, रानी लक्ष्मी का, मैं इधर पूछ ली। अच्छा, कभी किसी चिंता आई है बचपन में, बचपन का ख्याल, मस्ती वाला ख्याल है कि मैं भी अगर समय होती मैं भी लक्ष्मी बन जाती? ऐसा आया कभी आपके मन में? किसी के आया कि एक बार तलवार मैं भी घुमा देती, गर्दन कट जाती, कोई भी, चाहे वो थ्योरेटिकली आया हो, कितनों के ईमानदार से, कितनों के लक्ष्मीबाई बनने का ख्याल एक बार जिक्र आया हो दिमाग में? आधे तो है कम से कम। और भगत सिंह के ऐसा बम तो मैं भी फोड़ के देश आजाद कराया था, कितनों के मन में आया? आधे यहां पर भी हैं। तो खुशखबरी की बात देखिए, कमाल की बात भाइयों, भगत सिंह बनने का मौका अभी भी है और लक्ष्मीबाई बनने का मौका अब भी है, और यह परीक्षा और कठिन है। भगत सिंह फांसी एक बार चढ़ा था, लक्ष्मीबाई एक दिन कटी और शहीद हुई थी। जिस देश में हम रहते हैं उस देश को ऐसे भगत सिंह और लक्ष्मीबाई की अब भी जरूरत है जो रोज कटने को तैयार हो। ईमानदारी शब्द आसान है, विनम्रता शब्द आसान है, शब्द अच्छे शब्द लगते हैं, लेकिन इसको जब जीते हैं सच्चाई के साथ तो रोज कटना पड़ता है, रोज तपना पड़ता है ना। लेकिन वो फीलिंग वही रखनी है भगत सिंह वाली कि वो देश के लिए कुर्बान हो सकता था, मैं जान दे सकता था, मुझे जिंदा रह के देश की सेवा करनी है, जज्बा वही होना चाहिए। लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी नहीं हुई थी, मुझे अपने देश की, अपनी मातृभूमि की सेवा उसी लेवल की, बल्कि उससे बेहतर करनी है कि मेरे पास अपार संभावनाएं छुपी हुई हैं, लेकिन जिंदा रहकर। ठीक है, जब ऐसी आप मोटिवेशन रखेंगे तो इसको सम्मान देने वाला है। हम लोगों ने, मतलब हमने नहीं, हमारे और लोगों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे साथ वालों ने और लोगों ने जो कमर्शलाइजेशन कर दिया है विद्या का, शिक्षा का, उससे इसका सम्मान बहुत कम हो गया है। बंदा आता है, पहले पूछता है फीस कितनी है, 2 ही क्वेश्चन करता है व्यक्ति जब माँ बाप आते हैं। यहां का मैं कह नहीं सकता, अक्सर किसी संस्था में जाते 2 बात क्वेश्चन होते हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में कितना पैकेज खर्च करना पड़ेगा और निकलने के बाद कितना पैकेज मिलेगा, है ना। जब धुरी यहां अटक जाए, देश सेवा, वैल्यूज, मैं पूछता नहीं हूं कि मेरा बच्चा संस्कारी बनेगा, मेरा सम्मान सीखेगा। हमारी संस्था थी, एक स्कूल था, तो हमारे को थोड़े लोग ऐसा समझते थे कि मानते मुनते नहीं, मान्यताओं को, नास्तिक हैं, ऐसा भाव रखते थे। तो किसी ने, एक मुसलमान भाई था, उसको कहा कि तुमने बच्चा इनके स्कूल में दाखिला करा दिया। हमारी संस्था थी पंजाब में, ये खुदा से मुनकर हो जाएगा। वो कहता खुदा से मुनकर, बाद में देखेंगे तो बाप से मुनकर हुआ है, ये तो मुझे नहीं मानता, जाएगा कम से मुझे तो मानना शुरू करेगा, वहां से इतना संस्कार तो कर देंगे वो। तो इस समय यादावश्यकता ये नहीं है कि आप किसको मानते हैं, यादावश्यकता इस देश को इसकी है कि हम किसकी मानते हैं, फॉलो किसको करते हैं, कौन सी वैल्यूज फॉलो करते हैं। लड़ाई इसी की चल रही है कि तू इसको मानता है, मैं इसको मानता हूं। किसी एक की मान लोगे ना, झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो इस प्रोफेशन की इज्जत के लिए हमें संकल्पित होना पड़ेगा, एकदम चेंज नहीं आएगा। हम सबको मिलकर काम करना है और एक टीम के रूप में काम करना है, देश को उभारना है और इस विद्या की इज्जत दिलवानी है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं यहां कई बार आता हूं, मुझे वो याद आता है गुरुकुल परंपरा के कैसे सम्मान होता था। यहां उसकी रिहर्सल तो हो रही है, भाव बन पाए ऐसी शुभकामना, भाव का मुझे पता नहीं, लेकिन रिहर्सल है। गुरुकुल जाता हूं, इनके पास जाता हूं, जब कहीं वहां यूनिवर्सिटी में जाता था, वहां भी मैंने देखा कि बच्चे प्रणाम करते हैं। हमारे यहाँ जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, विश्व के टॉप इंस्टीट्यूशंस में, बच्चे प्रणाम करते थे, करते नहीं हैं, करते थे। अब कैसे करते हैं? पहले
साष्टांग प्रणाम होता था। प्रणाम कैसे सूखा, साष्टांग प्रणाम। फिर लगा साष्टांग में कपड़े गंदे होते हैं तो घुटनों पे प्रणाम, बाकी आधे झुक गए घुटनों पे। फिर हुआ कि चरण वंदना, खड़े खड़े चरण वंदना, ऐसे दोनों हाथ रख दिए, सिर रख दिया, पूरा झुक गए। फिर अगर कहीं पीठ में लचका ना आ जाए तो फिर एक हाथ से शुरू हुआ, यूं एक हाथ यूं यूं। फिर सोचा भी पैर तक भी क्यों जाना है, पता नहीं पैर साफ है कि नहीं है। घुटने पे हाथ लगाते थे और कहते थे, पंजाब में तो बड़ा मशहूर है वाक्य, पैरी पहना जी। मैं तो पंजाब में जाता हूं, कई बच्चे आते हैं और यूं करते हैं, यूं बस इतना दूर, घुटना भी दूर है, पैरी पहना। मैं कह या तो कहना या पै जा या तो कह मत या पढ़, डोंट से लाइक दैट। तो पैरी पहना कह के, टेलीफोन पे होता है पैरी पहना जी। तो करते करते भाई यहां आया, फिर से ये क्या है, हाथ जोड़ दो, है ना, हाथ जोड़ने का हुआ, सिर झुका के ऐसे पढ़ना हुआ, आधा झुक जाते थे कई बार। फिर धीरे धीरे लगा प्रणाम ही तो है, प्रणाम हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, प्रणाम दिल में होना चाहिए, इन बातों में क्या रखा है, तो ऐसे प्रणाम। फिर हुआ कि ये भी क्यों करना है, नमस्कार जी, नमस्ते जी, जो भी है, सत श्री अकाल, जो भी है, खाली खाली और थोड़ा झुकी हुई। अब फिर वो मुंह से बुदबुदाते नहीं, यूं कर देते हैं खाली बस यूं। और फिर यहां तक आ गया, अब हंसने वाली बात हो रही है। तो एक बच्चे ने इसको कहा कि मेरे को मास्टर जी रोज नमस्ते करते हैं। कहते कैसे, कहते देखिए तू बस। अब कॉरिडोर में गुजरा, एक बच्चा साथ था, उसने यूं हाथ किया तो टीचर बेचारा शर्म के मारे, वो पता है नमस्ते बच्चे करते नहीं आजकल, तो खुद ही नमस्ते बेटा नमस्ते, तो वो यूं करके निकल गया। मैं तो बाल ठीक कर रहा था, मैंने नमस्ते की भी नमस्ते कर गए। हम हंस रहे हैं लेकिन मेरा दिल रोता है। जिंदगी में कभी किसी सीखना है ना तो झुक के सीख सकते हैं। जब तक आपके किसी के अंदर श्रद्धा ही नहीं, आपके अंदर आप उसके गुण ही नहीं देखते, उसकी महान जीवन महान लगता ही नहीं आपको, आपके मन में चल रहा है नाटकबाज है, फलाना है, ढोंगी है, यही करते रहोगे, या पता नहीं क्यों लोग झुकते हैं इसके आगे। भाई झुक व्यक्ति के आगे रहे आप, हमेशा याद रखिए। मैं प्रणाम कर रहा हूं, हमेशा प्रणाम जब भी करें आपस में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। बड़ा वो है जो प्रणाम करता है, बड़ा वो नहीं जो ग्रहण करता है, याद रखिएगा। क्षमा मांगने में भी ऐसे ही है, बड़ा वो जो क्षमा मांगता है। तो प्रणाम करने वाला बड़ा होता है, और प्रणाम व्यक्ति को नहीं किया जाता, उसके गुणों को किया जाता है, उसकी क्वालिटीज को किया जाता है। और प्रणाम सच्चा तब होता है जब उनकी क्वालिटीज को हम ग्रहण करते हैं, वैसा बनते हैं। बुद्ध को प्रणाम करते हैं, वैराग्य नहीं आया तो कैसा प्रणाम, संसारिकता में फंसे हुए, सिर्फ लूट मार खाए जा रहे हैं और बुद्ध की मूर्ति लगाए बैठे हैं। मैंने पूछा किसी से, हमारी पत्रिका निकलती है, मैं मैगजीन निकालता हूं हर महीने, तो मैंने किसी घर में देखा कि इनके यहाँ संस्कार तो कुछ और टाइप के, मैगजीन बंद नहीं कर रहे। तो मैंने पूछा, मैं कि मैगजीन आती है? हाँ आती है, देखो रखी हुई है। तो मैंने कहा पढ़ते हैं? नहीं। मैं क्या बंद कर दूं? कहते नहीं। मैं क्या आप 100 रुपए साल का दे रहे हैं तो काहे के लिए? कहते आपकी पत्रिका कवर बहुत सुंदर है, सुंदर लगती रखी हुई, ये हमारा स्टेटस सिंबल है। लोग आते हैं, देखते हैं कि किस लेवल की पत्रिका आती है हमारे यहाँ। पढ़ते नहीं है, जीना तो बहुत दूर की बात है, आती है तो ऐसे ही महात्मा बुद्ध की फोटो भी लगाए बैठे हैं कोने पे, वो भी स्टेटस सिंबल बन जाता है। तो हम स्टेटस के लिए जी रहे हैं क्या? जीना मूल्यों के लिए है। नहीं जिएंगे तो घाटा अपना ही है। हमारे बच्चे, जो पीढ़ी आ रही है, जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो हमारा सच्चा सम्मान नहीं कर पाएंगे जब तक हम वैल्यूज के लिए नहीं जिएंगे। वो तो छोड़ो, हमारे घर के बच्चे अपने नहीं करेंगे सम्मान हमारा। तो सम्मान की कोई कमी नहीं है। मैं आपको गुड न्यूज दे रहा हूं, अभी भी दुनिया में सम्मान की कोई कमी नहीं है। आप में सम्मान लेने की ताकत होनी चाहिए, दम होना चाहिए आपके अंदर। दुनिया को झुकाने वाला चाहिए, झुकने की दुनिया अभी भी तैयार है। बच्चे अभी सम्मान देने तैयार हैं, सत्कार देने को तैयार हैं, अभी भी इस प्रोफेशन में आने को तैयार है। हम इस प्रोफेशन की मिलकर गरिमा बनाएं, ताकि विद्यार्थी कहे कि मुझे बनना है तो टीचर बनना है, सैलरी जाए भाड़ में, कुछ भी होती है मुझे नहीं पता, टीचर ही बनना है, मुझे ऐसी टीचर और ऐसी टीचर बनना है जैसी मेरी मैडम है, जैसे मेरे सर हैं, ऐसा टीचर बनना है। विषय बहुत विस्तृत है, आप मुझे नहीं रोकेंगे तो मैं शाम तक चलता रहूंगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर प्रेरणादायक आपका उद्बोधन। भारत वास्तव में गुरुओं का देश है, सद्गुरुओं का देश है। इतिहास का एक वो प्रसंग याद आता है जब युद्धों का विजेता सिकंदर अपने गुरु को प्रणाम करके विश्व विजय के लिए चला, तो कहता है गुरुदेव मैं भारत भी जाऊंगा, भारत पर भी विजय मुझे प्राप्त करनी है, तो बताइए कि मैं भारत से आपके लिए क्या लेकर के आऊं, क्या गिफ्ट उपहार के रूप में आप चाहते हैं कि मैं भारत से लौटूं तो ये लेकर के आऊं। तो उन्होंने 3 चीजें कही थी सिकंदर से कि सिकंदर तुम यदि भारत पर विजय प्राप्त कर लो तो ये 3 वस्तुएं लेकर के आना।
मैंने सुना है कि भारत में ऐसे गुरु रहते हैं जो जीवन बना देते हैं शिष्य का। अलौकिक शक्ति से संपन्न गुरु रहते हैं। हो सके तो भारत से किसी एक गुरु को सम्मान के साथ ले आना। मैंने सुना है कि वहां पर गीता नाम की एक पुस्तक है। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने जिसका उपदेश अर्जुन को दिया था, हो सके तो एक गीता की पुस्तक ले आना। और तीसरी बात कही थी कि मैंने सुना है कि उस भारत में गंगा नाम की एक नदी युगों युगों से प्रवाहित हो रही है और लोगों का विश्वास है कि उसका जल पीने से व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। हो सके तो वहां से थोड़ा सा गंगा जल ले आना। तो भारत गुरुओं का देश है और ऐसे सद्गुरु ही शिष्य के जीवन का निर्माण करते हैं। मुझे याद आता है डॉक्टर साहब, बलराम जाखड़ जब भारत की लोकसभा के अध्यक्ष थे, हरिद्वार आए सर, और हरिद्वार से जब लौटने लगे, मुजफ्फरनगर के पास जब उनकी गाड़ियों का काफिला पहुंच गया तो एकदम उनको याद आया कि जिन्होंने मुझे प्राइमरी में पढ़ाया था वो इसी कहीं क्षेत्र के मुजफ्फरनगर के आसपास किसी गांव के रहने वाले थे। तो क्यों ना मैं आज अपने उस गुरुदेव को प्रणाम करके यहां से दिल्ली लौटूं। गाड़ी रोक दी, पूरा काफिला रुक गया, चारों तरफ हलचल मच गई और कुछ कुछ बातें उन्होंने बताई कि वो ऐसे थे ऐसे थे। तो ध्यान में आया, कलेक्टर भी उस कार्य में जुट गया और बड़े बड़े अधिकारी। तो पता चला कि एक गांव में एक बहुत वृद्ध व्यक्ति जिसकी आंखों की ज्योति जा चुकी है वो रहता है, वही इनका गुरु होगा। गाड़ियां उधर चल पड़ी और देखा कि एक बिल्कुल साधारण सी चारपाई पर एक 90 साल का वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके आंखों की ज्योति जा चुकी है। जैसे ही बलराम जाखड़ जी ने उनको देखा, पहचान लिया कि हाँ यही मेरे गुरु हैं और जाकर के उनके चरणों में प्रणाम किया। गुरु की तो आंखें थी ही नहीं, ज्योति थी नहीं आंखों में, लेकिन जैसे ही चरणों का स्पर्श किया बलराम जाखड़ जी ने, तो वो एकदम कहते, बलराम, इतने वर्षों बाद बलराम तुम आ गए, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था कि मेरे इस संसार से विदा होने से पहले एक बार बलराम जरूर मुझसे मिलने के लिए आएगा, मैं उसको आशीर्वाद दूंगा। बेटा तुम आ गए, अब मैं बड़े आनंद के साथ, शांति के साथ इस जीवन की यात्रा को समाप्त करूंगा। कुछ ही दिन के बाद वो इस संसार से विदा हो गए। ये भारत उन गुरुओं का, उन शिष्यों का, वो विद्यार्थियों का। मुझे अपना प्रसंग याद है कि मैं गांव में 5वीं कक्षा में दूसरे गांव जाया करता था। बहुत छोटा सा बालक था। एक दिन भयानक वर्षा हो गई और रास्ते में एक नाला पड़ता था। उस नाले में पानी भर जाता था जब वर्षा होती थी। तो मुझे अंग्रेजी पढ़ाने वाले 5वीं कक्षा के टीचर थे जिनका नाम था बाला मोरे। उन्होंने सोचा कि ये बच्चा कैसे वर्षा में जाएगा, कैसे उस नाले को पार करेगा। तो वो स्वयं चले और नाला जब आया तो उन्होंने मुझे अपने कंधे पर बैठाया, अपना पजामा ऊपर टांगा और उस नाले में से यहां तक का उनका पानी मुझे कंधे पर बैठा रखा है और जाकर के मेरे माता पिता को सौंपा कि मैं आपके बच्चे को सुरक्षित सुव्यवस्थित ले आया हूं। अब बताइए कि जब तक मेरे जीवन में प्राण है, सांस है, मैं उस सदगुरु को, उस स्नेह के समुद्र को कैसे विस्मित कर सकता हूं। तो बहुत सुंदर आपका उद्बोधन रहा और मैं तो इस बात को भी किसी की सफलता का एक बहुत बड़ा पैमाना मानता हूं कि जिसके कहे हुए शब्द हमको समय समय पर याद आते रहें। जब मैं कहीं भी किसी मंच पर कहीं बोलता हूं तो मुझे आपका स्मरण हो आता है। और किस लिए स्मरण हो आता है कि आप हमेशा कहते हैं शुभ हो, सकारात्मक चिंतन करना। सकारात्मक चिंतन करने से जो एक चारों तरफ ऊर्जा का संचार होता है वो अद्भुत होता है, दिव्य होता है। महाराष्ट्र के गांव में एक विद्या है जिसको कहते हैं, एक तो बिच्छू का जहर उतारना और एक बिच्छू के जहर को चढ़ाना।
तो बिच्छू का जहर उतारने के लिए जो लोग होते हैं बिल्कुल अशिक्षित, उनके पास कोई डिग्रियां नहीं है, लेकिन वो कुछ बोलते जाते हैं और यहाँ बिच्छू ने काटा है तो यहाँ से बार बार यूं करके उसको उतार देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस जहर को चढ़ाने की विद्या जानते हैं, लेकिन वो पूरे गांव में प्रसिद्ध होते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा खतरनाक है, यदि किसी को बिच्छू काट लेगा और ये वहां होगा तो ये मंत्र पाठ शुरू कर देगा और इसके मंत्र पाठ करने से वो जहर अपने आप चढ़ने लगेगा। तो ऐसा प्रसंग गांव में तो सांप बिच्छू काटते ही रहते हैं। तो उस व्यक्ति को वो ना आने पाए तो एक दो लोगों को लगा दिया जाता है कि भाई उस व्यक्ति को यहां मत आने देना, नहीं तो सारा काम बिगड़ जाएगा। तो जो सकारात्मक सोचते हैं वो जीवन देते हैं, जो नकारात्मक सोचते हैं वो जीवन को हर लेते हैं। तो आपका ये जो सारे विश्व को संदेश है सकारात्मक शुभ चिंतन करने का, ये वास्तव में हमारी हजारों हजार समस्याओं का क्षण भर में समाधान कर सकता है। मैं पूरे विश्वविद्यालय की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं, परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपने मैकेनिकल इंजीनियर और उसके प्रोफेसर होते हुए आईआईटी रुड़की जैसे प्रौद्योगिक संस्थान के इतने वरिष्ठ आचार्य होते हुए उसके साथ साथ ये जो अध्यात्म की साधना की, जीवन निर्माण की जो एक गंगा प्रवाहित की है, आप भगीरथ बन करके इस गंगा को निरंतर प्रवाहित करते रहें और मानवता का कल्याण करते रहें। आपका पुनः बहुत बहुत आभार।